फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बीकॉम पार्ट सेकंड, ईएफएम फर्स्ट। और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बीकॉम पार्ट सेकंड का ईएफएम फर्स्ट पेपर है। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण ये विषय है और इसमें यूनिट जो फर्स्ट है उसका ये टॉपिक है। और पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ये जान चुके हैं कि आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या है और आर्थिक पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं क्या है। तो आज प्रिय विद्यार्थियों अपन लेंगे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता, इसके विभिन्न अंगों अथवा तत्वों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इससे आर्थिक पर्यावरण में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। आर्थिक पर्यावरण देश की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से भी प्रभावित होता है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश देश के आर्थिक विकास, समृद्धि एवं पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी आर्थिक पर्यावरण कभी भी सदैव स्थिर नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और परिवर्तन का जो कारण है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी हो सकता है और इसका सबका अध्ययन हम आगे समझेंगे। अब यह है कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला पहला तत्व कौन सा है। तो पहला प्राकृतिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी की किस्म, खनिज संपदा, जल संपदा, वनस्पति, धरातल की बनावट, जलवायु, वर्षा आदि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक दशाओं की अनुकूलता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उनके समुचित दोहन से आर्थिक समृद्धि, विकास एवं रोजगार में वृद्धि होती है और कमी जो है पिछड़ापन लाती है। यानी यह है कि अगर देश में बहुत प्राकृतिक संसाधन पूर्ण रूप से मौजूद हैं, खनिज मौजूद है, जल संपदा मौजूद है, बहुत सारा भूमि मौजूद है, मिट्टी की किस्म अच्छी है और जलवायु सही है, सभी प्रकार की जो प्राकृतिक संसाधन है वो पूर्ण रूप से मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से वो देश प्रगति की ओर जाएगा। लेकिन इसमें यह भी प्रभाव डालती है कि उस समय प्राकृतिक दशाएं किस प्रकार की है। अनुकूल है यानी वर्षा तो सही समय पर हो रही है, लेकिन अत्यधिक वर्षा भी हानिकारक होती है। तो प्राकृतिक दशाओं की अनुकूलता भी जरूरी है और उनका सही दोहन भी जरूरी है, यानी सही उनका उपयोग भी जरूरी है। जब सही उनका दोहन होता है, सही उनका उपयोग होता है, तभी जो है वो आर्थिक जो है समृद्धि जो है वो संभव हो पाती है। अब इसमें जैसे ये चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र में बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन, विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधन है वो मौजूद है, बिल्डिंगें भी हैं, लेकिन ये जो जगह विकसित भी कर रही है, मतलब विकास की ओर भी जा रही है, बिल्डिंग ये दर्शा रही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और पर्यावरण के प्रति भी ये जो स्थान है, ये देश है, वो पूर्ण रूप से जागरूक है। ये इसमें देखने को हमको मिलता है। तो आगे चलते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो मानव है, यानी प्राकृतिक संसाधन से अधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। क्योंकि अगर मानव नहीं है तो किसके लिए आर्थिक पर्यावरण की आवश्यकता है। तो मानव एक और
उत्पादन का प्रमुख साधन है, वहीं वह उत्पादन का उपभोक्ता भी है। मानवीय संसाधन आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है। जिन देशों में मानव शक्ति स्वस्थ, बुद्धिमान और कुशल, प्रशिक्षित एवं पर्याप्त है, उन देशों में आर्थिक विकास तेजी से होता है। यानी जिस देश में मानव तो मौजूद है, लेकिन अगर वो बुद्धिमान नहीं है, अगर वो कुशल नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो वो देश प्रगति नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बुद्धिमान है, स्वस्थ है, तो आर्थिक विकास तेजी से बढ़ेगा। तो सस्ता की तरफ भी जरूरी है ध्यान देना, और कुशल प्रशिक्षण भी उनका देना जरूरी है। जैसे ये चित्र में दर्शाया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स तो पूरे विश्व में मौजूद है, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यानी उनका डेवलपमेंट जो है, मानव संसाधन विकास किस प्रकार से किया जाता है, ये आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। मानव की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उन्नत एवं प्रगतिशील सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि में सहयोग देती है। परंपरागत रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपरा एवं मूल आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक होती हैं। कहने का मतलब यह है कि देश की संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं, उसका धर्म के प्रति विश्वास कितना है, ये जो है वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यानी आर्थिक पर्यावरण के माध्यम से ये प्रभावित करता है। तो आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि ये देश की संस्कृति किस ओर जा रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में इस प्रकार की संस्कृति है जो एक सूत्र में बांधती है पूरे समाज को, पूरे धर्म को, तो देश अधिक आर्थिक विकास की ओर चलेगा। अगर रूढ़िवादिता है या कट्टरपंथी है, तो आर्थिक विकास में बाधा पैदा होगी। तो ऐसी संस्कृति का हमको विकास करना चाहिए जो हमारे एक रूपता लाए। कहने का अर्थ यह है, तो देश ज्यादा प्रगति की ओर जाएगा। जैसे इस चित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जैसे राजस्थान की संस्कृति को बताता है। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए ये हमारे देश में, हमारे राज्य में अपनाया जाता है। जैसे ऊंटों की सवारी, और इसमें जो पहनावा है राजस्थानी पहनावा में, तो इससे जो पर्यटक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार की जो संस्कृति है, जो कि सीधा जो है वो अर्थव्यवस्था में अर्थ को बढ़ावा देती है, इस प्रकार की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है। आगे है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। देश का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी विकास से कृषि उद्योग आदि का तेजी से विकास होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। जहां वैज्ञानिक विधियां एवं तकनीकी विकास कम है, वह आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। यानी कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, और जितने अन्य क्षेत्र हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, यानी जो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जितने प्रकार के संगठन, आर्थिक संगठन, उन सभी में जो है तकनीक का विकास करना अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि तकनीक एक तरफ तो समय को बचाता है, एक कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन वो करता है। जैसे कि इस चित्र में ये स्पष्ट किया गया है कि जो है वो सिंचाई की जा रही है, और सिंचाई का एक माध्यम बनाया गया है, यानी जो कम से कम लागत पर कम समय के अंदर सिंचाई का माध्यम के द्वारा सिंचाई की जा रही है। तो ये इस बात को बताती है कि अगर तकनीक का प्रयोग किया जाता है और तकनीक का विकास करके उसका प्रयोग किया जाता है, तो जो है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और उससे आर्थिक विकास अधिक होता है। आगे है
आर्थिक प्रणाली का स्वरूप किस प्रकार से है, यह आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कुशल प्रबंधन व शीघ्र निर्णय का लाभ मिलता है, वहीं आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी पूंजीवादी में लाभ तो मिलता है, लेकिन आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे कि जो है शोषण की संभावना बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में। सामाजिक आर्थिक प्रणाली में नियोजित सामाजिक लाभ को बढ़ावा मिलता है, लेकिन सारा जो धन है वो जो है सरकार के पास चला जाता है। और मिश्रित प्रणाली में दोनों प्रणाली के दोषों को दूर करके सार्वजनिक एवं निजी लाभ को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। जैसे चित्र के अंदर ये बताया गया है कि एक मिश्रित प्रणाली है, मतलब जो निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं वो मिलकर काम करते हैं और देश को आर्थिक विकास की तरफ ले जाने में अपना अपना सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है बाजार की स्थितियां। आर्थिक पर्यावरण बाजार की स्थितियों से भी प्रभावित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अति उत्पादन, कम लागत, प्रतिस्पर्धा, समान लाभ आदि होने से साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। एक अधिकारी बाजार में कम उत्पादन, ऊंची लागत, ऊंची कीमत, एक अधिकारी का लाभ और उपभोक्ता का शोषण होने से विकास में बाधा आती है। उत्पादन साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में विविधतापूर्ण उत्पादन के साथ अधिक लाभ तथा कम उत्पादन के साथ विज्ञापन लागतों में गलाकार प्रतिस्पर्धा को जन्म मिलता है। इस प्रकार बाजार की विभिन्न स्थितियों के अनुरूप ही आर्थिक पर्यावरण निर्धारित होता है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार। पूंजी के अभाव में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पाता है, जिससे देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। वित्त के अभाव में बड़ी बड़ी योजनाएं केवल कागजों में रह जाती है। आर्थिक संगठन की सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है। तो पूंजी एक प्रकार से ऐसा साधन है कि सबसे अनिवार्य साधन है। अगर मानवीय साधन मौजूद है, प्राकृतिक साधन खूब सारे मौजूद हैं देश के अंदर, लेकिन पूंजी नहीं है, तो उनका कैसे प्रयोग होगा, कैसे उसका उचित प्रयोग हो सकता है, संभव नहीं। तो ये कहने का अर्थ यह है कि बड़ी बड़ी योजनाएं कागजों में रह जाती है बिना पूंजी के। तो पूंजी संचालन करने का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक पर्यावरण को सीधा सीधा प्रभावित करता है। और देश की जो आर्थिक विकास है वो पूंजी की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। अब आगे है सरकार की आर्थिक जो नीतियां हैं। कौन कौन सी नीतियां होती है, जैसे कृषि नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। अगर ये सभी प्रभावशाली हैं तो उससे बचत, विनियोग व पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। जैसे कृषि नीति के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कृषि का उत्पादन किस प्रकार से बढ़े, कृषि के उत्पादन में जो जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कैसे किया जाए। उद्योग में भी यही देखा जाता है कि औद्योगिक उत्पादन देश का किस प्रकार से बढ़े, उसमें कौन कौन सी बाधाएं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से देश की मुद्रा एवं साख को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। राजकोषीय नीति में आय और व्यय से संबंधित नीति, यानी कहां से धन इकट्ठा किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन से कर लगाए जाएं और किस किस प्रकार से उनको व्यय किया जाए, जिससे देश की आर्थिक क्रियाओं का सही संचालन या सकारात्मक संचालन हो सके। नेक्स्ट है श्रम संबंधी नियम। श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है, इसके अभाव में उत्पादन संभव नहीं है, अपितु इनकी दशाएं और परिस्थितियां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। औद्योगिक मधुर संबंध आर्थिक विकास में प्रगति का कारण होते हैं, इसलिए इनकी देखरेख के लिए समय समय पर नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक संनियम। आर्थिक संनियम में भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करते हैं। आर्थिक संनियम में एक अधिरात्मक एवं प्रतिबंध व्यवहार नियम, श्रम कानून, औद्योगिक संनियम नियम,
व्यवसायिक संनियम, कारखाना अधिनियम, विभिन्न करों से संबंधित अधिनियम जैसे आयकर, बिक्री कर आदि व अन्य अनेक संनियम सम्मिलित हैं। ये सभी संनियम किसी न किसी रूप में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यानी जितने प्रकार के लॉज बने हुए हैं गतिविधियों को संचालन करने के लिए, ये आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और इनका सही रूप से लागू होना आवश्यक है प्रगति के लिए। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता एवं विदेश नीति। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता, विदेशी नीति, व्यापार व भुगतान संतुलन, विनिमय दर आदि देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियां, द्विपक्षीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय समझौते, विदेशी व्यापार को नीतियां, प्रतिनिधि मंडलों के आगमन एवं आपसी संबंधों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। मधुर अंतरराष्ट्रीय संबंध से आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ता है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, कटुता, घृणा व युद्ध के कारण आर्थिक सहयोग में कमी आती है। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो संबंध की अगर बात करें, यार पहले अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर लेते हैं, तो इससे पूरे विश्व की जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां वो प्रभावित है। मतलब कोरोना रोग के कारण जो है वो प्रभावित है। आवाजाही जो हो रही थी, निर्यात आयात है, उसमें भी इससे प्रभाव पड़ा है और विदेशी सहायता में भी इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल होनी जरूरी है। मतलब अनुकूल अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति जो है वो आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो आपसी मधुर संबंध है, जो अंतरराष्ट्रीय मधुर संबंध है, अगर मधुर संबंध है तो आपसी तालमेल अधिक होगा, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, भुगतान संतुलन जो है वो एडवर्स नहीं होगा, विनिमय दर देश की विदेशी मुद्रा में ठीक होगी। तो ये सब चीजें जो है बहुत हद तक आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है और आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करती है। अब परिवहन एवं संचार व्यवस्था। अर्थव्यवस्था का विकास उन्नत एवं आधुनिक परिवहन तथा संचार सुविधाओं पर निर्भर करता है। परिवहन के साधनों में रेल, सड़क, वायु एवं जल परिवहन प्रमुख है। संचार साधनों में डाक, तार, टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण सम्मिलित है। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त धमनियां महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में परिवहन एवं संचार साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। यह अर्थव्यवस्था में की रक्त वाहिनी धमनियों के समान है। यानी पूरा जो संचार व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, यानी रेल, सड़क, वायु, जल, ये सभी संचार के माध्यम, डाक, ताल, टेलीफोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सारे कितना जो है वो उन्नत है, मतलब कितना देश में उपलब्ध है इन साधनों का, वो सीधा सीधा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और जितना ही अधिक होगा उतना आर्थिक पर्यावरण जो है वो स्वस्थ होगा, यानी आर्थिक विकास अधिक होगा। अब आगे है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। ये एक नया जो है वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला जो तत्व है। हालांकि कई वर्षों से है, इस पर चिंतन हो रहा है, लेकिन इस पर खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है। यदि मानव भौगोलिक पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित रखता है तो आर्थिक परिवेश दीर्घकाल तक उन्नत करता रहेगा। आज आर्थिक विकास के लिए मानव भौगोलिक पर्यावरण को दूषित कर रहा है। हम शुद्ध हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु से वंचित होते जा रहे हैं। वास्तविक प्राकृतिक संसाधनों के अनियोजित उपयोग से परिस्थिति असंतुलन की समस्या बढ़ती जा रही है। यानी हमारे पास जो विरासत में पर्यावरण मिला है, यानी जो नेचुरल चीजें मिली है, उनका सही दोहन करना आवश्यक है। यानी इस प्रकार से दोहन करना आवश्यक है जिससे पर्यावरण प्रभावित नहीं हो, जिससे जो है वो पूरी तरीके से जो ओजोन लेयर इस समय जो प्रभावित हो रही है, या जो प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, या जो हवा में जो पॉल्यूशन फैल रहा है, उस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। उस पर जागरूकता जरूरी है कि हमारा विकास की तरफ जो हम जा रहे हैं उससे हमें पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है, बीमारी कितनी इस समय अधिक मात्रा में फैली हुई है, और जो है वो कितना जो असंतुलन पैदा हो रहा है, उस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। उसको प्रति जागरूक है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो हम प्राकृतिक जो संसाधन है,
जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्लानिंग हमने सही प्रकार से हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो डीजल और पेट्रोल है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन ही है और इनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। गाड़ियां बहुत अधिक मात्रा में चल रही है, उससे पॉल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। और एक दूसरा जो बहुत बड़ा कारण जो पॉल्यूशन का है, वो इस चित्र के द्वारा इसको व्यक्त किया गया है। यानी अगर मांसाहार की तरफ लोग कम जाएंगे या बंद कर देंगे तो देखिए कितना अधिक मात्रा में जो है हम पेड़ों को उगा सकते हैं। यानी 3432 जो है वो हम पेड़ अधिक उगा सकते हैं अगर इस पशु के मांस को खाना लोग बंद कर दें। इस पशु ही नहीं, बाकी और पशुओं की भी यहाँ पे बात हो रही है। ऐसा क्यों गया है? क्योंकि 2006 की जो रिपोर्ट जो WHO ने दी उसमें यह बताया कि बहुत बड़ा जो कारण जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, वो मांसाहार है। मांसाहार के लिए जो है पशुओं का लालन पालन किया जाता है, उससे मीथेन गैस निकलती है और वो मीथेन जो गैस है वो सीधे सीधे जो है वो ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। तो इस पर जो है विचार करने की जरूरत है और इसको तुरंत जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता संरक्षण करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को इस पे चिंतन मनन की जरूरत है आज के समय के अंदर। विशेष तौर से जो बीमारियां फैल रही है उसमें इस विषय के प्रति और जो है वो कदम और जागरूकता की आवश्यकता है। आगे है साहसी एवं नव परिवर्तन। नया आविष्कार एवं तकनीकी ज्ञान अपने आप में आर्थिक विकास नहीं कर सकता। साहसी या उद्यमी को साधनों का उपयोग एवं तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाते हुए आर्थिक विकास में योगदान देता है। साहसी में दूरदर्शिता एवं आत्मविश्वास होता है जिसका उपयोग वह उत्पादन कार्यों में करता है। इसका अर्थ यह है कि इनोवेशन जरूरी है। इनोवेशन जो है वो नई तकनीक लाता है, नए विचार लाता है और नई चीजें बाजार में लाता है, जो कि जिससे आर्थिक विकास अधिक होता है। तो ये आर्थिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण जो एक तत्व है जो प्रभावित करता है इनोवेशन, नव परिवर्तन। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली। देश का आर्थिक विकास शिक्षा प्रणाली एवं प्रशिक्षण व्यवस्था से प्रभावित होता है। सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा दोनों आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। जिस देश की शिक्षा स्वावलंबन पर जोर देता है तथा देश के आर्थिक प्रणाली के अनुरूप होता है, वहां निरंतर आर्थिक प्रगति होती रहती है। यानी शिक्षा जो प्रणाली किस प्रकार की है, स्वास्थ्य प्रणाली किस प्रकार की है, उसके देश की प्रगति उस पर निर्भर करती है। तो ये महत्वपूर्ण तत्व है जो कि आर्थिक करता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जनसंख्या का आकार, ये आखिरी है, जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में कुशल व अकुशल श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहाँ औद्योगिक विकास अधिक होता है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यातायात व संदेश वाहन के साधन भी अधिक होते हैं। दूसरी ओर जनसंख्या के अधिक अगर जन हो के कारण बेरोजगारी भुखमरी भी अधिक होती है। यानी कहने का मतलब है कि देश में जनसंख्या भी जरूरी है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या जो है वो भुखमरी का या बेरोजगारी का कारण हो सकती है। लेकिन जनसंख्या को प्रशिक्षण करना भी जरूरी है, मतलब उनका पर्याप्त मात्रा में उनका योगदान जो आर्थिक विकास में होना भी जरूरी है। यानी उनको रोजगार मिलेगा तभी तो आर्थिक विकास में उनका योगदान होगा। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत अधिक जनसंख्या है लेकिन कितने को रोजगार मिला हुआ है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए उचित शिक्षा की जरूरी है, स्वास्थ्य सेवा भी जरूरी है और उन तक जो है वो लाभ पूरा देश तक जो सरकार देना चाहती है, जो लाभ अपने देश में वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। तो जनसंख्या उपलब्ध जो जनसंख्या है मतलब यह मानव संसाधन है, वो उसका पूरा प्रयोग हो सकता है। तो अपन ने ये पढ़ा पूरा अभी तक कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से है। तो इससे अपन ने क्या जाना कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के अध्ययन के बाद यह पता चलता है कि देश की विचारधारा उसके आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यानी देश की जिस प्रकार की विचारधारा है उसी और जो है वो आर्थिक पर्यावरण जाएगा, यानी वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है ना। सीधा सीधा ही है, हमारे देश की जिस प्रकार की विचारधारा है उसी प्रकार का हमारा आर्थिक पर्यावरण है।
और विकसित राष्ट्रों की जिस प्रकार से विचारधारा है उसी प्रकार से उनका आर्थिक पर्यावरण है। एक बहुत बड़ा कारण विचारधारा है, यानी देश की संस्कृति, देश का सामाजिक संगठन किस प्रकार से है, लोगों की सोच किस प्रकार से है, उस पर काफी कुछ जो आर्थिक पर्यावरण को वो प्रभावित करता है। उपरोक्त अध्ययन करने के बाद आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों की पूरी जानकारी आपको हो गई होगी, और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।